देखो, सेंटर ऑफ मास ये आपका एक चैप्टर है। एक्चुअली ये पार्ट है रोटेशनल मैकेनिक्स का। रोटेशनल मैकेनिक्स अपने आप में बहुत वास्ट चैप्टर है। उसको समझने के लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रोलिंग मोशन क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे तो रोटेशनल मैकेनिक्स को आप समझ पाओगे आसानी से, ठीक ना। तो सबसे पहला चैप्टर है ये, सबसे पहला टॉपिक है रोटेशनल मैकेनिक्स का, वो है सेंटर ऑफ मास। वर्ड से तो ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सेंटर ऑफ मास मतलब मास का सेंटर, ठीक ना। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो मास का सेंटर है, नो डाउट, मगर एक्चुअली सेंटर ऑफ मास अगर पूछा जाए एक वर्ड में क्या है तो आप कहोगे इन वन वर्ड इट इज अ पॉइंट। ओके, सेंटर ऑफ मास क्या है, एक पॉइंट है जहां पर आप क्या एज्यूम करते हो कि टोटल मास जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द होल मास इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। होल मास इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन राइज होता है कि सेंटर ऑफ मास पढ़ने की क्या जरूरत है। तो देखो, सेंटर ऑफ मास पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग का जो बॉडी होता है वो इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स के बॉडी होते हैं। और खास के इस चैप्टर में हम लोग एक नए टाइप की बॉडी को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, ठीक है। अभी इससे पहले जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि अ कार इज मूविंग, ऐसा क्वेश्चन होता था। तो कभी भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता था कि एक कार है जिसका लेंथ जो है वो 6 फीट है या 8 फीट है। कार का कभी भी डायमेंशन नहीं दिया होता था। या कोई बॉक्स है जो इंक्लाइन प्लेन से मूव कर रहा है तो बताओ उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो उस बॉक्स का कभी भी डायमेंशन नहीं दिया होता था, ठीक ना। आप एज्यूम करते थे, देखो ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो इसमें मान लो ये बॉक्स रखा हुआ होता था, तो आप एक चीज एज्यूम करो कि यहाँ पर आप एम जो लगाते थे ना, बिल्कुल एम इसको सेंटर से लगाते थे। मतलब आप ये एज्यूम करते थे कि उस बॉक्स का जो टोटल मास है उसके पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक ना। और उस पॉइंट को ही कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक ना। बॉक्स मूव कर रहा है, बॉक्स मूव कर रहा है, मगर आपके अकॉर्डिंग क्या मूव कर रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप पूरे के पूरे मास को, ब्लॉक को जो है एक पॉइंट पर एज्यूम कर लेते थे और उस पॉइंट को कहते थे ये उसका सेंटर ऑफ मास है। और इस पॉइंट का मास जो है उस पूरे मास के बराबर है। तो ये हमारी स्टडी को थोड़ा कन्वीनियंट कर दिया ना। पहले बॉक्स मूव करता तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज्यूम करना। अब सिंपली एक पॉइंट मूव कर रहा है तो वो बहुत इजीली हम लोग को समझ में आ रहा है। तो ये हमारे कैलकुलेशन को इजी करता है, ठीक है। जैसे आप मान लो एक रिजिड बॉडी है आपके पास। अब रिजिड बॉडी क्या होता है वो समझो, REGID, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं जिस पर आप चाहो जितना भी फोर्स लगा दो, जितना भी फोर्स आप लगा सकते हो, इसका जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगा, डायमेंशन डज नॉट चेंज। ओके, ऐसा कोई भी बॉडी दुनिया में नहीं है। ये बिल्कुल क्या है, आइडियल कंडीशन है। मतलब ऐसा कोई बॉडी है ही नहीं, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। आपको ही पता है दुनिया में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जिस पर फोर्स लगाया जाए और उसका डायमेंशन चेंज नहीं हो, ठीक ना। मगर इस चैप्टर में हम लोग क्या मानेंगे कि मेरा जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी है, मतलब उस पर चाहे जितना भी फोर्स लगा दो उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। या आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये मेरा रिजिड बॉडी है, ये मान लो ये रिजिड बॉडी है, तो इसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये दो मॉलिक्यूल्स है ए और बी, ये अगर रिजिड है इसका मतलब ये हो गया कि आप चाहे इसके पर जितना भी फोर्स एग्जर्ट करना है आप कर सकते हो, ठीक ना। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, वो कभी भी डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होगा। ओके, तो ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, रिजिड बॉडी इज अ बॉडी इन विच whatever the force is applied, the distance between the two consecutive या any two molecules does not change, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ये आपका रिजिड बॉडी है, इस पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। मान लो ये F1 फोर्स एक्ट कर रहा है, F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, F3 फोर्स एक्ट कर रहा है, F4 फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक ना। तो अगर मैं पूछूंगा इस पर नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या करोगे, F1 प्लस F2 प्लस सभी फोर्सेज का क्या कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे इस तरह से, लाइक दिस। तो वेक्टर सम आप सॉल्व करोगे। नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक ना। अब ये जो एक्सीलरेशन आया है आपका, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एम नेट फोर्स बाय एम। ओके, नेट फोर्स बाय एम। अब ये जो एक्सीलरेशन है ये किसका एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन है इसके सेंटर ऑफ मास का, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली होगा क्या कि ये एज्यूम करोगे आप कि इस टोटल बॉडी जो है वो एक पॉइंट में कॉन्सेंट्रेट हो गया, एक पॉइंट में आप इसको एज्यूम करो, ये रहा वो एज्यूम मास, ठीक ना, एज्यूम पॉइंट। और इस पॉइंट को हम लोग कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास, और इस सेंटर ऑफ मास का जो मास है, इसका जो मास है ये टोटल मास के इक्वल है, ओके। और इसका जो एक्सीलरेशन है वही एक्सीलरेशन आपने निकाला है, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आप जो न्यूटन का सेकंड लॉ लिखते थे, न्यूटन का जो सेकंड लॉ आप लिखते थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता था वो किसका एक्सीलरेशन होता था, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होता था, ठीक है। क्योंकि आप ये एज्यूम करते थे, आपने क्वेश्चन बनाया होगा तो ये आप एज्यूम करते थे कि वो जो बॉडी है वो एक पॉइंट मास है, ठीक ना, पॉइंट मास आप एज्यूम करते थे। उसी पॉइंट को हम लोग नाम दे रहे हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर आप उस बॉडी को पॉइंट मास एज्यूम नहीं करोगे तो देखो आपका क्वेश्चन कितना ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो उसको मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि मेरे पास एक बॉल है, ठीक ना, स्फेरिकल बॉल है,
स्फेरिकल बॉल है, इस पर मैंने 2 पॉइंट कंसीडर किया, एक बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है और एक इसके सरफेस पर है, 1 पॉइंट, ठीक है। और ये जो बॉल है वो एक प्लेन पर मूव कर रहा है, इस तरह से रोल कर रहा है, ठीक ना, क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो मुझको जो है इसका ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करके दिखाओ, ए पॉइंट का ट्रैजेक्टरी और बी पॉइंट का ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करके दिखाओ क्या होगा, ठीक है। तो जब ये रोल करेगा इस तरह से, जब ये रोल करेगा तो आप देखो, जब ये रोल करेगा तो ये पॉइंट जो है वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, ये पॉइंट जो है धीरे धीरे नीचे जाके ग्राउंड को टच करेगा, फिर ऊपर आएगा। इसका ट्रैजेक्टरी, ए पॉइंट का ट्रैजेक्टरी कुछ ऐसा होगा, इस टाइप का ट्रैजेक्टरी हो जाएगा इसका, ओके। और इसका ट्रैजेक्टरी देखो, जो बी का ट्रैजेक्टरी वो कितना सिंपल ट्रैजेक्टरी है, सिंपली स्ट्रेट, ओके। अब किसको स्टडी करना ज्यादा इजी है, बी के ट्रैजेक्टरी को स्टडी करना ज्यादा इजी, क्योंकि वो सिंपली स्ट्रेट है, ए का ट्रैजेक्टरी वैरी कर रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझो, आप देखो ये स्टडी करना कितना इजी हो गया। अगर इसको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो एक बॉल है आपके पास, इसको आप स्पिन करते हुए ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर दो, स्पिन करो और ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर दो। एक पॉइंट कंसीडर करो ए और एक पॉइंट कंसीडर करो बी, सेंटर में, ठीक है। तो देखो ए पाथ का ट्रैजेक्टरी कैसा हो जाएगा, ये पाथ जो है इस तरह से हो जाएगा, इसका ट्रैजेक्टरी लाइक दिस, ट्रैजेक्टरी ऑफ ए। और उसी तरह से बी का जब ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करोगे एकदम सिंपल ट्रैजेक्टरी होगा, सेंटर में है ये, ओके, तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया कि अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि इस टोटल बॉल का जो मास है इसके सेंटर पर क्या है, कॉन्सेंट्रेट है, तो उसको स्टडी करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसका पाथ क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्ट्रेट से रिलेटेड हम लोग ने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। इसीलिए हम लोग सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि हम लोग का ये जो कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी है वो सिंपल ट्रैजेक्टरी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक ना। ये देखो कॉम्प्लेक्स ट्रैजेक्टरी सिंपल में कन्वर्ट हो गया अगर सेंटर ऑफ मास एज्यूम करोगे तो आप, ओके, ये एज्यूम कर लोगे कि सारा मास जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड। आप यहाँ पर देखो ना एक और एग्जांपल से, ये इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पर आपको जब बॉक्स रखते हो ऐसे करके, ठीक है, तो इस पर जो mg फोर्स है, आप ये जो देखो बॉक्स है, अगर इस बॉक्स को मैं अलग से ड्रॉ करूँ, ये बॉक्स है, अब इस बॉक्स के अंदर मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक ना। और हर एक पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे mg लग रहा होगा। ऐसे स्टडी करना आसान होगा इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स पर स्टडी करना, क्योंकि हर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स पर mg फोर्स लग रहा है। तो हम लोग ने एज्यूम किया कि इतना टफ मत करो, एज्यूम करो कि ये जो पूरा बॉक्स है एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो चुका है, इस पॉइंट का नाम दे दो सेंटर ऑफ मास, और कंप्लीट mg जो है इसी पर लगा दो। स्टडी कितना इजी हो गया, ओके। यही है आपका सेंटर ऑफ मास का इंपॉर्टेंस, ओके। सेंटर ऑफ मास हमारे कैलकुलेशन को इजी कर देता है। हम लोग मानते हैं कि मेरा पूरा बॉडी जो है एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो गया, ठीक है, और उस पॉइंट का मोशन वही होगा जो बॉडी का मोशन होगा, ठीक है। बॉडी जिस स्पीड से मूव करेगा ऑफकोर्स सेंटर ऑफ मास भी उसका उसी से मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास को जो है कुछ स्टूडेंट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कंफ्यूज करते हैं, सेंटर ऑफ मास अलग है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है, ठीक है। और 99% केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर आ जाता है, ठीक ना। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जो नोटबुक होता है या बुक होता है उसको अपने फिंगर पर रोटेट करते हैं, देखा होगा ना आपने, रोटेट करते हुए, या आप भी करते होगे। तो आप फिंगर कहाँ रखते हो, इमेजिन करो फिंगर आप कहाँ रखते हो, बिल्कुल मिडिल में, ऑलमोस्ट आप ट्राई करते हो कि बिल्कुल मिडिल में रखें और उसके बाद रोटेट करना स्टार्ट करते हो। तो वो जो पॉइंट होता है ना जिसके अबाउट वो बैलेंस हो जाता है, जिसके अबाउट वो बैलेंस हो जाता है, उसी बैलेंसिंग पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वहां पर उसका वेट बैलेंस हो गया, ठीक ना। और जिस पॉइंट पर, अगर मैं थोड़ा इनफॉर्मली बताऊं, तो जिस पॉइंट पर मास बैलेंस हो जाए, मास बैलेंस हो जाए उसको कहेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक ना। तो 99% केस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट होने का रीजन ये है कि वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी होता है, ठीक है। देखो मास तो आपका कांस्टेंट होता है, मास तो आपका कांस्टेंट होता है नो डाउट, जी भी आप क्या मानते हो, जी तो आपका वेरिएबल होता है, मगर जी को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ठीक ना। जी का वेरिएशन होता है नो डाउट, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, मगर बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाओगे तब जाकर के जी चेंज होता है, या बहुत डेप्थ में जाते हो तब चेंज होता है, ठीक ना। तो हम लोग सरफेस की बात करें तो सरफेस पर हम लोग जी का वैल्यू भी कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डब्ल्यू भी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक ना। ये भी आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट होने की वजह से क्या हो गया कि आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक ही पॉइंट पर नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये हम लोग और अच्छे से समझेंगे आगे डिटेल में, अभी मैं रफ स्केच बता रहा हूँ, ओवरऑल चैप्टर में पढ़ने वाले हैं क्या, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को आप मानो कि ऑलमोस्ट सेम ही पॉइंट पर होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास को रफली अगर थोड़ा आइडिया बनाना है माइंड में कि पढ़ क्या रहे हैं, तो सिंपली मान लो कि वो पॉइंट जहाँ पर बॉडी जो है बैलेंस हो जाता है, जहाँ पर बॉडी जो है बैलेंस हो जाता है उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम लोग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करते हैं बता सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करो जहाँ पर
हम लोग को बैलेंस किया जा सकता है उस पॉइंट पर। जैसे होता है ना, नोटबुक को बैलेंस करने के लिए सेंटर पर फिंगर रखते हो ऑलमोस्ट, हम लोग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करता है? हम लोग का जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो वैरी करता है, क्योंकि हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है, हम लोग फ्लेक्सिबल बॉडी है, ठीक ना। तो हम लोग का डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से पोजीशन में है। अगर मैं कहूँ कि आप बिल्कुल इस पोजीशन में हो, अगर इस पोजीशन में बॉडी ऐसे है, ओके, आपका हाथ इस तरह से है और पैर इस तरह से, अगर आप इस तरह से सिंपल पोज में हो, तो इस केस में आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर में होगा। जो बेली होता है ना, बेली में आपने देखा होगा, बेली में, पेट में, ओके, बीच में एक छोटा सा यहाँ पर होल होता है, वही है हम लोग का सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और देखो, जब हम लोग पोज चेंज कर लेते हैं, मान लो एक बॉडी जो है इस तरह से बेंड कर गया, ये इस तरह से, ऐसे इस तरह से बेंड कर गया, ये अपना हैंड को ऊपर कर लेता है इस तरह से, तो इस पोज में जो आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी से बाहर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी में भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टॉपिक में, क्योंकि आपने देखा होगा एक गेम होता है हाई जंप, हाई जंप में यही चीज होता है कि जो एथलीट होते हैं वो इसी तरह से बैक फ्लिप करते हैं, ओके, वीडियो देखना इसका जरूर सा। बैक फ्लिप, बैक फ्लिप करने का रीजन क्या होता है? फ्लॉसबेरी फ्लिप भी इसको कहते हैं, ठीक ना। फ्लॉसबेरी एक एथलीट था, उसने बहुत अच्छे से सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट को यूज किया था, और उसका मेथड आज तक यूज होता है, ठीक ना। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा स्टोरीज का जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम लोग का जो सेंटर ऑफ मास है वो वैरी करता है कि हम लोग कौन से पोजीशन पर, ठीक है। जब नॉर्मल पोज में है तो हम लोग के बेली में जो होल होता है वहां पर सेंटर ऑफ मास होता है, बेंड करते हैं तो सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर आ जाता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास बॉडी पर भी लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक स्क्वायर प्लेट है, एक स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है, ओके, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। एक आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। एक आपके पास रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है। तो यहाँ पर बॉडी जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिकल बॉडी है, मतलब बिल्कुल जैसा बॉडी हम लोग पढ़ते हैं सिंपल सा बॉडी है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, यहाँ पर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, सेंटर पर होगा। इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, ठीक ना। तो अगर आपका बॉडी यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है निकालने, ठीक ना। स्क्वायर का सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, ओके, तो डिस्क का सेंटर पर ही सेंटर ऑफ मास होगा, रिंग के सेंटर पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। मगर रिंग के केस में थोड़ा अलग है कि इस केस में सेंटर ऑफ मास बॉडी पर ही लाई कर रहा है, ठीक ना। इसमें भी बॉडी पर ही लाई कर रहा है, इसमें भी बॉडी पर ही लाई कर रहा है, मगर इसमें बॉडी के इनसाइड या आपको बॉडी के बाहर लाई कर रहा है, ठीक ना। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी पर भी लाई कर सकता है और बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है। दूसरा चीज क्लियर हो गया कि अगर बॉडी आपका यूनिफॉर्म है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास उसका वही होगा जो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। तो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास क्या है? एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे न्यूमेरिकल को इजी कर देता है, ठीक ना। सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या है? एक पॉइंट है जिस पर आप एज्यूम करते हो, जहां पर आप एज्यूम करते हो कि हमारा जो टोटल मास है वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक ना। और सेंटर ऑफ मास जो है वो यूनिफॉर्म बॉडी का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है। सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी के इनसाइड या बॉडी के आउटसाइड भी लाई कर सकता है। ये हम लोग को अब तक समझ में आ गया। तो हम लोग को इसमें कैलकुलेशन करना है। चैप्टर में आगे कैसे बढ़ेंगे वो बता देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग पहले सीखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट मासेस। मतलब डिस्क्रीट मासेस कहने का मतलब जब आपका मासेस जो है वो डिस्क्रीट होगा, ठीक ना। डिस्क्रीट मासेस के पढ़ेंगे, मासेस अलग अलग पॉइंट पर होगी, उसको पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी जैसे ये पेन जो है कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है। तो मैं पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर ये बॉडी मूव करने लगेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा, तो उसको स्टडी करेंगे, ठीक ना। तब जाके ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो, टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करेंगे। और किसका पहला केस है? डिस्क्रीट मासेस। मासेस मतलब डिस्क्रीट कहने का मतलब मासेस डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर, ठीक ना। जैसे मैं कहूँ कि मेरा जो फर्स्ट मास है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, सेकंड मास यहाँ है, थर्ड मास यहाँ है, फोर्थ मास यहाँ है, बहुत सारे मासेस है, ठीक ना, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है। तो मैं पूछूंगा इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है। अगर मैं इसको M1 मान लूँ, ये M2 मास है, M3 मास है, बहुत सारे मासेस है, M4 डैश 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 Mn मास। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है? तो क्वेश्चन में राइज होता है सेंटर ऑफ मास होता क्या है? तो सेंटर ऑफ मास होता है पॉइंट, और हर एक पॉइंट का होता है कोऑर्डिनेट, ठीक ना। कोऑर्डिनेट होता है, तो आप पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता दो, वही उसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक ना। तो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ता है? एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसको कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइक दिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप अगर सबका आपको पोजीशन बताना है तो आपके पास दो मेथड है, एक कार्टेशियन मेथड है और वेक्टर मेथड है।
वेक्टर मेथड ये कहता है कि अगर m1 का पोजीशन बताना है तो आप सिंपली यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दो ऐसे, लाइक दिस। ये रहा पोजीशन वेक्टर r1, ओके, ये रहा पोजीशन वेक्टर r2, पोजीशन वेक्टर r3, ओके, पोजीशन वेक्टर r4, पोजीशन वेक्टर rn, लाइक दिस। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या कहता है कि पोजीशन वेक्टर नहीं ड्रॉ करके आप बता सकते हो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, कोऑर्डिनेट लिखते थे ना हम लोग, x3 कॉमा y3, x4 कॉमा y4 कॉमा xn कॉमा yn, लाइक दिस। कोऑर्डिनेट लिख दो, जो आप वेक्टर से भी बता सकते हो पोजीशन और कोऑर्डिनेट के हेल्प से भी बता सकते हो पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर लिया, एक्सिस ड्रॉ कर दिया, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया, या कहो कि मैंने सबका कोऑर्डिनेट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको लिखना है फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक ना। अब ये देखो, ये रहा इसका फॉर्मूला, ये देखो RCOM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला देखो, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, सबको ऐड करते जाओ, mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 अप टू mn, ओके। करना कुछ नहीं है, मास को मल्टीप्लाई कर दो उसी के पोजीशन वेक्टर के साथ, m1 को मल्टीप्लाई कर दो r1 से, m2 को मल्टीप्लाई कर दो r2 से, m3 को मल्टीप्लाई कर दो r3 से, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, जितनी भी मास है सबको ऐड कर दो, ठीक ना। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका डेरिवेशन क्या है, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो याद कर लो, कोई ज्यादा टफ भी नहीं, ओके। अगर शॉर्ट में लिखना चाहते तो ऐसे लिखो, समेशन m1 mi ri by summation mi where I start from 1 to n, where I start from 1 to n, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक नया चीज हो रहा है, मास को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी के पोजीशन वेक्टर के साथ, मास को मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी के पोजीशन वेक्टर के साथ, इस टर्म को कहते हैं मोमेंट। ये चीज जब भी होगा ना फिजिक्स में तो आप नाम दे सकते हो मोमेंट हो रहा है ये, ठीक ना। और क्योंकि ये मास के साथ हो रहा है तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मास मोमेंट। तो बस टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, याद रखना, ठीक ना, मास मोमेंट। अच्छा ये बताओ, एफ इंटू आर को क्या कहोगे, तो आप कहोगे फोर्स मोमेंट, फोर्स मोमेंट। जो भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पोजीशन वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई होता है तो वो मोमेंट बन जाता है, और फोर्स मोमेंट को ही हम लोग आगे पढ़ेंगे कि यही है टॉर्क, ओके, टॉर्क, ठीक है। जैसे फोर्स होता है उसी तरह से टॉर्क होता है, फोर्स लगाने से बॉडी मूव करता है तो टॉर्क लगाने से बॉडी रोटेट करता है, तो ये भी अपने आप में रोटेशनल मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो आप इसको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले को ये कह सकते हो इनडायरेक्टली कि इट इज बेसिकली द सम ऑफ, ये ऊपर में क्या किया है, सम ऑफ मास मोमेंट, सम ऑफ मास मोमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला भी थियोरेटिकली कह सकते हो आप, सही है। और अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखूं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, ठीक ना, ये तो हो गया पूरा वेक्टर के फॉर्म में। अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, ये देखो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक ना। उसी तरह से अगर y कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो क्या लिखोगे, m1 y1, ठीक ना, सारा वैल्यू दिया हुआ है, प्लस m2 y2, ऐसे करके सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस जितने भी मासेस ऐड कर दो। उसी तरह से z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस डैश 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 बाय टोटल मास m1 प्लस m2 बाय टोटल मास, ठीक है। तो बस कोऑर्डिनेट बन गया, यही है कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, XCOM, YCOM, ZCOM, ऐसे ही कोऑर्डिनेट लिखते थे ना, बस कोऑर्डिनेट लिख देना, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये ज्यादा इजी होता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 मासेस हैं m m 2m 2m, ये इस तरह से अरेंज है कि मानो कि ये एक स्क्वायर को बना रहे हैं, स्क्वायर के वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, ऐसे समझ सकते हैं। स्क्वायर का साइड है जो है a है, तो आपको बताना है इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है इसका सेंटर ऑफ मास, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऐसे इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो डिस्क्रीट मासेस का ये क्वेश्चन है, तो डिस्क्रीट मासेस का क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड तो अभी बता रहा हूँ जिसको कहते हैं लेंथी मेथड, ओके। और ये है आपके स्कूल लेवल का मेथड, स्कूल में अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही बनाओगे, कॉम्पिटिशन में आएगा तो इस तरह से नहीं बनाना क्योंकि टाइम टेकिंग। पहले बेसिक मेथड, सबसे पहले जितने भी पॉइंट दिए हुए, जितने भी मासेस दिए हुए, सबका कोऑर्डिनेट लिख लो, ओके। ये ऑरिजिन पर है तो इसका टेंशन नहीं, 0,0 ऑरिजिन पर है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 क्योंकि ये इतने डिस्टेंस पर है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,a, ठीक है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सारे मासेस का कोऑर्डिनेट लिख दिया आपने, ठीक है। उसके बाद जैसा फॉर्मूला है वो लिख, x कोऑर्डिनेट ऑफ COM, ठीक है,
क्या कहता है m1 मास को मल्टीप्लाई कर दो 0 से प्लस m2, ये रहा m2, इसको मल्टीप्लाई कर दो a से, ठीक है। उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दो 2m को मल्टीप्लाई कर दो a से प्लस 2m को मल्टीप्लाई कर दो 0 से डिवाइडेड बाई टोटल मास, ऐड करो m m 2m 2m m m 2m 2m, ओके। ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, यहाँ बचा m, यहाँ बचा 2m, आंसर इज 3am डिवाइडेड बाई 6m, m से m कैंसिल, 3 कैंसिल, 2a/2 मतलब 0.5 ऑफ a, मतलब x कोऑर्डिनेट तो पता चल गया कि x कोऑर्डिनेट जो है वो बिल्कुल बीच में है यहाँ पर, ठीक है। अब निकालना है आपको y कोऑर्डिनेट, वैसे ही लिखो m1 y1 0 है, उसी तरह से m2, इसका भी y क्या है 0 है, m3 है आपका 2m, इसका y है आपका a, और इसका y जो है वो a है 2m इंटू a डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना आएगा, पहले निकाल लिया हम लोग ने, 6m आएगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 2 4am बाई 6m, m से m कैंसिल, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ a मतलब 0.6a। तो z कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत नहीं है, कितना होगा 0, क्योंकि कोऑर्डिनेट ही नहीं है, सब 2D है ना, 2D फिगर है, तो z कोऑर्डिनेट 0 है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई कर रहा है, 0.5a, 0.6a, 0 पर, मतलब 0.6 का मतलब समझ रहे हो, मिडिल 0.5 है, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, ओके। अब बता सकते हो सेंटर ऑफ मास मिडिल में क्यों नहीं आया, ऊपर क्यों चला गया, देखो ऊपर किस लिए चला गया कि ऊपर जो है वो मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर 2m, यहाँ पर 2m, तो यहाँ पर 4m टोटल मास हो गया, मगर नीचे में टोटल मास कितना बन रहा है, m और m 2m हो रहा है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा है, ऊपर में, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट करता है, हेवियर मासेस की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ से कंक्लूड कर लिया कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो कहाँ शिफ्ट करता है, शिफ्ट बताओ, टुवर्ड हेवियर मासेस, जहाँ पर हेवियर मासेस होगा वहां पर ये शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट टुवर्ड हेवियर मासेस, ठीक है। आप देखो ना, बहुत सारा एग्जांपल है, आपके घर में वाइपर है ना, वाइपर का बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ये वाइपर है इस तरह का, लाइक दिस, ठीक है। वाइपर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, इसके मिडिल में होगा, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर, कहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है, बैलेंस करके देखना, या इमेजिन करो कहाँ पर बैलेंस किया जा सकता है, सी पर होगा, सी पर ही होगा, शायद नहीं बोलने के लिए, सी पॉइंट पर ही बैलेंस होगा, क्यों, बीच में क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पर मासेस जो है ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर जाता है, जहाँ पर हेवियर मासेस होता है, यहाँ पर बैलेंस होने का चांस ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे वो भी पता है आपको, नेक्स्ट में ट्रायंगल बना देंगे यहाँ पर, फिर पूछेंगे बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ठीक। ये एक ट्रायंगल है, मतलब इस तरह से मासेस को अरेंज किया गया है कि ये मासेस जो है इसके वर्टेक्स पर लाई कर रहे हैं और मासेस का मैग्नीट्यूड सेम है, m m और m, और ये एक बिलेटरल ट्रायंगल है, तो बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड होगा, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर इसका x कोऑर्डिनेट अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे, z को अलग से निकालेंगे, आंसर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट हम लोग को लिखना है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा 0,0 हो गया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट को लिखना है a, 0,0, z भी लिख दो, z भी लिखते हो साथ में, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, बताओ, ये आपको बताना है, ये बता दिया तो मतलब सॉल्व हो गया। यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आपको लिखना है तो सिंपल सी बात है, आपको ये हाइट पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, ये तो सिंपल है, बिल्कुल मिडिल में है, तो ये कितना हो गया, a/2 हो गया, इसमें तो टेंशन नहीं है। y कितना होगा, तो देखो y निकालने का बहुत सारा मेथड है, ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक ना, और ये लेंथ a है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि थीटा के सामने वाला साइड होता है a sin थीटा, a हाइपोटेन्यूज sin थीटा, ओके। तो a sin थीटा करोगे √3/2 इंटू a आएगा, 0, ओके। या नहीं तो मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आपको एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता होगा, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 इंटू साइड, पढ़ा था आपने जूनियर क्लासेस में। मान लो ये भी याद नहीं होता आपको, ये तो याद होता है ना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है, ओके। ये साइड a है, ये साइड a/2 है, तो पाइथागोरस से भी निकाला जा सकता था, ओके। कोऑर्डिनेट आ गया है, अब आगे करने की जरूरत है नहीं, आप आगे खुद से कर लोगे, ठीक ना। देखो आज का टॉपिक है हम लोग का सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये टॉपिक पढ़ने के बाद जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था स्क्वायर का, जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था सेंटर ऑफ मास, जिसमें स्क्वायर के वर्टेक्स पर मासेस रखे हुए थे, उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था, या ट्रायंगल के वर्टेक्स पर जो मासेस रखे हुए थे उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया था। तो वो जो है वो काफी लेंथी मेथड है, ठीक ना। उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल मेथड है या शॉर्टकट मेथड है, या आप कहो कॉम्पिटिशन लेवल का कॉन्सेप्ट है, वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेते हो
तो आपका वो जो क्वेश्चन का अप्रोच है वो काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे बाय दिस मेथड, फिर आप देखना कंपेयर करना ये कितना फास्ट और एक्यूरेट है, ठीक ना। इसमें चांस भी कम होता है गलत होने का। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, वर्ड से तो क्लियर है कि इसमें सिर्फ दो पार्टिकल होंगे, ठीक ना। इसमें मान लो मैं दो पार्टिकल को कंसिडर करता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कैसे इसका फॉर्मूला डिराइव होता है। मान लो यहाँ पर आपका दो पार्टिकल है, ओके, ये आपका m1 मास है, ठीक है, और ये आपका d डिस्टेंस पर एक दूसरा मास रखा हुआ है m2, ओके, सेकंड मास रखा हुआ है m2। अब मैं पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, बेसिक मेथड से। तो बेसिक मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। तो ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ओके, और ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोऑर्डिनेट लिखो, तो फिर मैं आप कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मास जो m1 है ये तो बिल्कुल ऑरिजिन पर रखा हुआ, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा d,0, ओके, लाइक दिस। उसके बाद फॉर्मूला जो है वही यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास का। जैसे इसका अगर मैं x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखूं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, तो m1 तो ठीक है मगर ये 0 है, प्लस ये m2 है और इसके लिए d है, बाय डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही फॉर्मूला था आपका, लाइक दिस, ठीक है। इसका y COM लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y COM क्या है, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, इसके लिए भी 0 हो जाएगा, z COM भी क्या है, 0 है। इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या आया, दैट इज ये आया m2d बाई m1 प्लस m2 0,0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है कुछ डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। और ये जो आपने वैल्यू निकाला x COM, ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है आपके ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पर है, ओके, और वो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस पर है। तो यहीं पर आप समझना है टू पार्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, कि मैंने कहा कि ये डिस्टेंस को मान लो r1 है, ओके, तो r1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो m2d बाई m1 प्लस m2, ओके। पहले मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इसको आपको याद करना है, और इसका मीनिंग क्या हुआ ये समझो। मीनिंग समझो कि r1 क्या है, देखो r1 मैंने क्या माना है, आपको लग रहा होगा कि ये तो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस है, नो डाउट सही है, मगर इसको r1 को आप ये भी कह सकते हो कि r1 जो है वो सेंटर ऑफ मास और m1 मास के बीच का डिस्टेंस है। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो m1 मास से कितने डिस्टेंस पर है उसी को मैंने r1 कहा, ठीक ना। तो r1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट मास, ओके, r1 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट मास, ओके, फ्रॉम फर्स्ट मास दैट इज फ्रॉम m1। पहले मास से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर है उसी को मैंने r1 कहा। फॉर्मूले पर ध्यान देखो, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला आपका कह रहा है r1 इज इक्वल टू m2d बाई m1 प्लस m2। पहले वाले मास से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि सेकंड मास कितना है, ठीक ना, m2 से स्टार्ट हुआ है, इंटू डी क्या है इनके बीच का सेपरेशन, इंटू सेपरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये फॉर्मूला है। इसको और प्रोसीड करते हैं और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस r2 मान लो, ये डिस्टेंस को क्या मान लो r2, ठीक है, तो r2 मतलब क्या मतलब हुआ, r2 का मतलब ये हो गया डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेकंड मास, दूसरे मास से m2 मास से कितनी दूरी पर है आपका सेंटर ऑफ मास, उसी को मैंने कह दिया r2। फिगर से तो क्लियर पता चल रहा है कि r2 निकालने के लिए सिंपली d माइनस r1 कर दो, ये पूरा d है माइनस r1 कर दो, d माइनस r1 का वैल्यू यहाँ से लिखो m2d बाई m1 प्लस m2, सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई करो तो ये m1d प्लस m2d माइनस m2d डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। देखो ये तो वाला जो टर्म है m2d और ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पर फॉर्मूला बना m1d डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये हो गया r2, ठीक है। पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ इसका मीनिंग क्या हुआ, ओके। r2 का मतलब यहाँ पर ये हो गया, फिगर में देखो r2 क्या है, r2 इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, ओके। मतलब अगर आपके पास दो मास सिस्टम है, टू पार्टिकल सिस्टम है m1 और m2, तो पहले वाले मास से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर होगा उसका फॉर्मूला है m2d बाई m1 प्लस m2, ठीक है। दूसरे मास से सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पर होगा, तो स्टार्ट करना है m1 से, ओके, ये मास से कितने डिस्टेंस पर है तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है m1 से, m1d बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला, इसको और भी यूज करेंगे और क्लियर होगा, मगर उससे पहले एक रिजल्ट पर हम पहुंचते हैं, ठीक ना। रिजल्ट ये है कि ये r1 का फॉर्मूला है, ये r2 का फॉर्मूला है,
ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि R1 बाई R2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, R1 बाई R2 डिवाइड कर दो, R1 बाई R2 करोगे तो यहाँ लिखोगे आप M2D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये लिखोगे। ओके, R2 का फॉर्मूला लिखोगे M1D डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ये लिखोगे। ये वाला टर्म ही कैंसिल हो गया पूरा, तो D से D भी कैंसिल हो गया। फॉर्मूला देखो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन रहा है M2 बाई M1। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि R1 M1 इज इक्वल टू M2 R2। ओके, या इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके, मास, ठीक ना, पहला बॉडी का मास और उसका सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एम आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है वो मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। ठीक है, जैसे यहाँ समझो, आपने एक पार्क में ये वाला एक झूला जो होता है जिसको हम लोग सी सॉ कहते हैं, वो आपने देखा होगा, सी सॉ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, मान लो यहाँ पर आपने एक पर्सन है जिसका मास है 50 kg, ठीक है, और यहाँ पर एक पर्सन है जिसका मास है 50 kg, दोनों पर्सन का मास जो है 50-50 kg है। तो ये जो सी सॉ है बिल्कुल बैलेंस रहेगा, नो डाउट, बिल्कुल बैलेंस रहेगा। ठीक, इस तरह से, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, मान लो सेम है, दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम। ठीक है, तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। अब मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा सिस्टम हो गया कि यहाँ पर जो है एक 100 kg का पर्सन बैठ गया, ठीक ना, और इसको आपको बैलेंस करना है। ये 100 kg का पर्सन है, इसको बैलेंस करना है 50 kg मास से। ठीक है, तो आप ये चीज देखना कि जो 50 kg वाला पर्सन होगा वो थोड़ा सा पीछे बैठेगा यहाँ पर, ताकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ओके, और ये डिस्टेंस सेम रहे। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में था, तो बाद में भी बिल्कुल मिडिल में रखना है। सेंटर ऑफ मास का मैंने इनफॉर्मल क्या कहा था कि वो पॉइंट होता है जहां पर आप बैलेंस करते हो, ठीक ना। तो पहले ये दोनों बैलेंस था, तो और अच्छे से समझो, मतलब ये मान लो 2 मीटर पर था, ये भी 2 मीटर पर था। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 50 × 2, ओके, 100, 50 × 2 100, 100 पर ये बैलेंस था। ठीक है, मान लो अब यहाँ पर जो पर्सन है वो बैठ गया है 100 kg का, और वो डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ पर हो गया टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, मास इंटू आर का 200। तो अगर इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 200 होना चाहिए। तो जो पर्सन जिसका वेट कम है वो कितने मीटर पर बैठ जाएगा, 4 मीटर पर बैठ जाएगा, ताकि इसका भी प्रोडक्ट कितना हो जाए, 200। यही होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, जिसका मास कम होता है वो थोड़ा दूर जाकर के बैठेगा, तो इस हेवी मास को बैलेंस कर लेगा। यही चीज ये कहना चाह रहा है कि M1 R1 इज इक्वल टू M2 R। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने बता दिया आपको। तो ये याद रखना है, R1 का फॉर्मूला क्या है और R2 का फॉर्मूला क्या है। ठीक ना, R1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम फर्स्ट मास, और R2 है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेकंड मास। जब R1 लिख रहे हो, पहले मास से कितना डिस्टेंस है, स्टार्ट कहाँ से होगा, दूसरे मास से, जो उसके सामने रखा हुआ मास है उस पर डिसाइड होगा। और यहाँ से कितने डिस्टेंस पर सेंटर ऑफ मास होगा, वो ये मास डिसाइड नहीं करेगा, ये मास डिसाइड करेगा। ठीक ना, जो उसके सामने रखा हुआ। अब जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। 2 kg का 2 मासेस रखा हुआ, 4 मीटर के बीच का गैप है, पूछा है इससे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं बिल्कुल मिडिल में होगा। ठीक ना, मगर हम लोग को फॉर्मूला चेक करना है कि सही है या नहीं। ठीक ना, तो फॉर्मूला चेक करने के लिए मैंने कहा कि देखो, सेंटर ऑफ मास जो है ना, वो पहले वाले मास, इसको M1 मास मान लो, इसको M2 मास मान लो, और इस D मान लो, सेपरेशन। ठीक है, तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो पहले वाले मास से देखो R1 डिस्टेंस पर होगा, यहाँ पर मान लो सेंटर ऑफ मास होगा, और ये दूसरे वाले मास से जो है वो R2 डिस्टेंस पर होगा, लाइक दिस। R1 का फॉर्मूला क्या है, R1 का फॉर्मूला लिखने के लिए यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होगा डिसाइड ये करेगा सामने वाला मास। तो लिखो M2D, तो ये हो गया M2 इंटू D, सेपरेशन कितना है 4, डिवाइडेड बाई टोटल मास, ये 4 कितना आया, 2 मीटर। ये कह रहा है कि पहले वाले मास से 2 मीटर पर होगा, तो सिंपल सी बात है कि दूसरे वाले मास से भी कितना होगा, 2 ही मीटर, क्योंकि टोटल 4 मीटर है। फिर भी हम लोग R2 निकाल लेते हैं। R2 लिखने के लिए R2 का फॉर्मूला क्या है, M1D, मतलब ये वाला मास, इस मास से कितने डिस्टेंस पर है डिसाइड करेगा ये, 2 इंटू सेपरेशन डिवाइडेड बाई टोटल मास 4, कितना आया, 2 मीटर। मतलब फॉर्मूला सही है। इसको एक और क्वेश्चन से क्रॉस चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2 पार्टिकल सिस्टम है, इसमें 2 kg है, यहाँ पे 3 kg है, सेपरेशन जो है वो D है, पूछा है सेंटर ऑफ मास बताओ कहाँ पर है इसका। तो अब आप डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते हो कि बीच में होगा, क्योंकि मासेस जो है वो डिफरेंट है, मासेस जो है वो डिफरेंट है। तो मैंने कहा कि अपनी मर्जी से मान लिया कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, अपनी मर्जी से मान लिया कि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस पर है, पहले वाले मास से R1 डिस्टेंस पर है, और दूसरे वाले मास से
r2 डिस्टेंस पर है। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला अगर आपको r1 के लिए लिखना है तो r1 के लिए लिखते वक्त कौन सा मास लोगे, ये मास लोगे 3, सेपरेशन कितना है 6 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 2, 2 + 3 दैट इज 5। ओके दैट इज, ये कैंसिल नहीं हुआ कोई बात नहीं, 18/5। ओके 18/5, इसको और सॉल्व कर लो, 3.6 मीटर फ्रॉम 2 kg, 2 kg से कितनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, 3.6 मीटर। तो R2 निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 6 माइनस 3.6 कर देंगे। ओके कितना आ जाएगा 2.4 मीटर। इसका मतलब समझे, 3 kg से कितने डिस्टेंस पर है 2.4 मीटर पर है, और 2 kg से कितने डिस्टेंस पर है 3.6 kg मीटर। सही लग रहा है, मतलब 3 kg के पास में, फिगर के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग 3 kg के पास में। और ये कॉन्सेप्ट सही भी है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताया था कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड हेवियर मासेस। सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ शिफ्ट करता है, शिफ्ट टुवर्ड हेवियर मासेस। जहां पर मास ज्यादा होता है वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। तो 3 kg से सिर्फ 2.4 मीटर दूर है, मगर 2 kg से काफी दूर पर है 3.6। मतलब क्या कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आंसर भी क्लियर हो गया। ओके और रिवीजन भी हो गया ये बात, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। अब मान लो मोर देन 2 पार्टिकल सिस्टम दिया हुआ है, फिर भी आप उसको 2 पार्टिकल सिस्टम से सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे, मेन अब रियल इसका यूज यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो क्वेश्चन में 3 मासेस है, यहाँ पर 2m मास है, यहाँ पर m मास है और यहाँ पर m मास है। यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 2a है और ये सेपरेशन a और ये सेपरेशन है। पूछा है सेंटर ऑफ मास बताओ सिस्टम का कहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ओके इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2 पार्टिकल सिस्टम। ये 3 पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन है, मगर मैं इसको 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद ये फॉर्मूला जो है R1 R2 का वो अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉमन सेंस भी यूज करना है, डायरेक्ट करने के लिए टाइम बच जाएगा आपका। यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है, यहाँ सेपरेशन a है, यहाँ सेपरेशन a है। तो इस सिस्टम का, ये वाले सिस्टम का अगर मैं नाम दे देता हूँ a और b सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में। इस टाइप से क्वेश्चन किया था ना, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास जो है वो मिडिल में आ गया। तो आप क्वेश्चन 2 पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर 2 पार्टिकल मास है, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे, यहाँ पर सेकंड मास रखा हुआ है, इसका मास कितना हो गया 2m हो गया सिंपली। इन दोनों मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो 2m मैंने यहाँ लिख दिया। अब इनके बीच का गैप कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a गैप है। बन गया ये 2 पार्टिकल सिस्टम। ओके अब ये बन गया 2 पार्टिकल सिस्टम। अच्छी बात है कि ये भी 2m है और ये भी 2m है, सेपरेशन 2 है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास। सॉल्व, आप सीधा लिख सकते हो सेंटर ऑफ मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा a, ओके a मीटर फ्रॉम 2m मास, 2m मास आंसर। तो यही क्वेश्चन था जो हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था। यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास m है, यहाँ पर मास 2m, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना था, ठीक है। हम लोग को इसका आंसर पता है, लास्ट क्लास में हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया था। अब इसी को सॉल्व करेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम से। तो अगर इसको 2 पार्टिकल सिस्टम से सॉल्व करना है तो पहले इसको 2 पार्टिकल सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो 2 पार्टिकल सिस्टम बनाना है तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, वही मेथड जो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया था। ये 2m है, ये 2m है, तो इनके बीच का गैप कितना है a है, तो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, बिल्कुल इसके मिडिल में आएगा यहाँ पर, ठीक है। सॉल्व, ठीक है, ये m है, ये m है, सेपरेशन है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, बिल्कुल मिडिल में आएगा यहाँ पर। अब ये फिगर कन्वर्ट हो गया इसमें। यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, मान लो कितना 4m, ओके। यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है a है, और यहाँ पर मास कितना रखा हुआ है 2m। अगर मैं आपको पूछूंगा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो आप कहोगे पता नहीं, मगर इसी एक्सिस पर होगा कहीं पर, इसी एक्सिस पर कहीं पर होगा, मान लो यहाँ पर होगा COM, ठीक है। जो कि 2m मास से कितने डिस्टेंस पर है, 2m मास से R1 डिस्टेंस पर है, और 4m मास से कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। R1 का फॉर्मूला आपको पता है, R1 इज इक्वल टू R1 ये मास से, तो R1 इज इक्वल टू ये मास से कितने डिस्टेंस पर है डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा, तो लिखो 4m। इनके बीच का सेपरेशन कितना है a डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 6m। m से m कैंसिल, ये आया 2/3 ऑफ a, याद करो यही आया था, 0.6 आया था, 0.6 ऑफ a, ठीक है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ पर है, थोड़ा ऊपर में है, मिडिल से थोड़ा ऊपर, ठीक। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर आप 0 मान रहे हो, ऑरिजिन, ये ऑरिजिन अगर आप मान रहे हो उसको, जैसे लास्ट क्लास में इसका ऑरिजिन माना था, तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है a/2, और ये हाइट कितना आया है यहाँ से देख लो 0.6 दैट इज 2/3 है। यही आपका आंसर लास्ट क्लास में भी आया था। सॉल्व हो गया 2 पार्टिकल सिस्टम से इजी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जो है क्यूब है जिसका साइड a है
और क्यूब के वर्टेक्स पर मासेस डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से कि फ्रंट वाला फेस जो है उस पर यहाँ पर मास 2m 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 और 2m है, और बैक वाला पोर्शन में मास जो है वो m, पीछे वाले पोर्शन में मास m m m और m है। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा इस पूरे सिस्टम। ठीक है, तो एक तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सारे मासेस जो है सेम होते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके मिडिल में होता है, एक्जैक्टली मिडिल में होता है। ठीक है, मगर प्रॉब्लम ये है कि फ्रंट वाले मासेस में 2m हो गया, पीछे वाले में mm हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इजीली सॉल्व हो जाएगा। लॉन्ग मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। लॉन्ग मेथड क्या है कि सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिखो, उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकालो, उसके बाद सॉल्व करो। तो मैं वैसे लॉन्ग मेथड भी कर सकते हो, उसके लिए मैं कोऑर्डिनेट लिख करके बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, जैसे मैं कहूँगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन पर है तो 0 0 0 हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0, 0। ठीक है, उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट जो है ये हो जाएगा, ये x में कितना है, a है, y में भी a है और मतलब z में क्या है, 0। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसमें x में 0 है, a में y में a है और z में 0 है। उसी तरह से यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x में 0 है आपका, इसमें भी 0 है, y में भी 0 है और z में आपका a है। इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो, x में a, y में आपका 0 है और z में a है। ठीक, कौन बच गया, ये बच गया। इसका कोऑर्डिनेट है a, a, और यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा x में 0, y में a और z में a। तो कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, बाकी आप x कोऑर्डिनेट सबके लिए सॉल्व कर लेना, जल्दी होगा, वो मैं नहीं कर रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ये z कोऑर्डिनेट। ठीक, ये आप सॉल्व कर लो। अब इसका मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेकंड मेथड से। एक चीज आप कर सकते हो, ये जो पीछे वाला मासेस है m m m m, ये चारों मासेस जो पीछे में है इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, बिल्कुल मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में। ये चार मासेस का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मिडिल में हो जाएगा, ये आगे वाले चार मासेस का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके मिडिल में हो जाएगा। ठीक ना, जेड एक्सिस के अलाउंग मैं कह रहा हूँ, जेड एक्सिस के अलाउंग सोचना है आपको, 3D में सोचना है। ठीक ना, टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करो, m m m को जगह लिखो 4m, ये आपका पीछे में हो गया 4m। ओके, और ये 2m 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 आगे में हो गया, फ्रंट में कितना 2m 2m सॉरी 2m 2m 2 4 6 8 8 हो गया 8m। ओके, ये जेड एक्सिस की बात हो रही है, जेड एक्सिस में है ये। ठीक है, ये जेड एक्सिस में। ठीक, बस हो गया, इसका सॉल्व हो गया, टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया तो इजीली सॉल्व हो गया। ये बीच में गैप कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गैप ए है। मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है, अपने मर्जी से सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर है, 8m से कितने डिस्टेंस पर, r1 डिस्टेंस पर। ठीक है, 8m से r1 डिस्टेंस पर है और 4m से कितना डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस पर है। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं, अब इजीली फॉर्मूला है, r1 इज इक्वल टू r1, 8m से कितने डिस्टेंस पर होगा वो डिसाइड कौन करेगा, 4m। तो 4m लिखा, इनके बीच का सेपरेशन लिखा बाय टोटल मास डायरेक्ट कर देते हैं 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 ऑफ ए। हो गया, ठीक है, 1/3 ऑफ ए, मतलब सेंटर ऑफ मास है कहाँ, जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस में कहाँ पर है, a/3 पर, इसको ऐसे लिख देता हूँ a/3 डिस्टेंस ऑन जेड एक्सिस। तो फाइनली इसका जो सेंटर ऑफ मास आपको आया है, इसका ये जेड के लिए हो गया। ठीक है, तो आर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल मिडिल में, दैट इज a/2, वाई कोऑर्डिनेट भी मिडिल में, दैट इज a/2, मगर जेड कोऑर्डिनेट कहाँ पर, a/3। ये है इसका आंसर। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास 3D में इमेजिन करो, 3D में आपको इमेजिन करना है कि ये जो पीछे वाला मास है 4m, जो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, x में मिडिल में, y में मिडिल में, मगर z में मिडिल में नहीं है। ओके, z में मिडिल में नहीं। देखो, इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर पिरामिड दिया हुआ है, स्क्वायर पिरामिड है और इसमें मासेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, इसके वर्टेक्स पर mm मास रखा हुआ है, हाइट ऑफ पिरामिड जो है वो गिवन है a। तो बताओ इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस पॉइंट पर है, ये आपको बताना है, या आपको ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो बेस से कितने हाइट ऊपर है, बेस से कितना ऊपर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको टू पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ये m m m m इन चारों का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इस चारों का सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में आ जाएगा, दैट इज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना, आप इसको टू पार्टिकल सिस्टम में इजीली कन्वर्ट होके, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ऐसे समझो 4m मास। ओके, और इससे a हाइट ऊपर पर दूसरा मास रखा हुआ है m, यहाँ पर m रखा हुआ है, पूछा है सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। टू पार्टिकल सिस्टम में मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, मान लो इसी एक्सिस पर कहीं पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 4m से कितने हाइट पर है, r1 हाइट पर है, तो r1 का फॉर्मूला लिखोगे m इंटू सेपरेशन बाय टोटल मास, दैट इज 5m, दैट इज a/5, a/5। तो इस फिगर में इसको देखने का मतलब हो गया कि यहाँ से ऊपर कितना, a/5। ओके, तो a/5 मीटर फ्रॉम बेस से
आंसर बेस से 2a/5 मीटर ऊपर है आपका सेंटर ऑफ मास। तो टू पार्टिकल सिस्टम आपके कैलकुलेशन को इजी करता है, एक लाइन में सॉल्व हो गया ये। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है एक रेक्टेंगल, एक जो है एल शेप का लैमिना है, एल शेप का ये लैमिना है, यूनिफॉर्म है, मतलब मासेस जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे ये पेज है ना, ये भी क्या है, एक लैमिना है। ओके, शीट शीट की तरह आप कह सकते हो, लैमिना मतलब शीट होता है। तो ये जो एल शेप का लैमिना है बिल्कुल यूनिफॉर्म मासेस का है, और इसका जो टोटल मास है वो 3 kg है, 3 ग्राम नहीं है, ठीक ना, 3 kg है। इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड आउट करना है। डायमेंशन सब दे दिया है, 4 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर लाइक दिस, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है आपका, है। और भी शेप हो सकता है, टी शेप का भी दे सकते हैं, एल नहीं देकर के टी शेप दे सकते हैं, और भी शेप बन सकता है। कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो। आपने पढ़ा है सिर्फ पॉइंट मास के लिए, और ये पॉइंट मास नहीं है, ठीक ना, ये अपने आप में एक बॉडी है। तो आप क्या करोगे, इसको पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट मास में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इजी है, आप इसको डिवाइड कर दो इस तरह से, 3 स्क्वायर में तो ये डिवाइड हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्क्वायर, ठीक है। अब इतना तो पता है कि ये स्क्वायर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में होगा, ये स्क्वायर इसका सेंटर ऑफ मास इसके स्क्वायर में होगा, ये सेंटर ऑफ मास इस स्क्वायर का इसके सेंटर में होगा, ठीक है। इसका C1 मान लो, C2 मान लो, C3 मान लो, ठीक है। अब मासेस टोटल कितने हैं, 3 kg है, और आपका ये मासेस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब इस प्लेट का जो मास है इसको 1 kg मिलेगा, इसको 1 kg, और इसका भी क्या हो गया 1 kg। ओके, अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, 3 पॉइंट दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। बस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो और आंसर आ जाएगा। जैसे मैं कहूँगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है बिल्कुल मिडिल में, तो ये पहले यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, मतलब 4 का हाफ 2, और 2 का भी हाफ हो जाएगा यहाँ पर 1, 1 कॉमा ये हाइट कितना हो जाएगा 4, 4 का हाफ 2, इसका 2 का हाफ 1, तो 1 कॉमा 1 इसका कोऑर्डिनेट। उसी तरह से इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ 2, और एक आगे कर दो तो 3, 3 हाइट कितना है 1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1, और ये हाइट हो जाएगा 3। तो बस हो गया सॉल्व, 3 पॉइंट मिल गया आपको। एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो इसका, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 x1 मास 1 कोऑर्डिनेट 1 प्लस m2 x2 मास 1 कोऑर्डिनेट 3 प्लस m3 x3 मास 1 कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास 3 kg। ये आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 1/3 3 4 5/3 5/3 एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालो, m1 y1 मास 1 y1 1 प्लस m2 y2 मास 1 y2 1 प्लस m3 y3 मास 1 ये 3 डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 3, ये 1 प्लस 3/3 3 4 5 5/3 मतलब 5/3 5/3 मतलब 5/3 का मतलब हो गया 1.6 1.6 मतलब 1.6 का मतलब ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 है, 2 से थोड़ा सा पहले यहाँ से, और y में भी थोड़ा सा पहले यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट पर है सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली। तो ये हो गया इसका कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है 1.6 1.6 इज द आंसर। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। टोटल यहाँ पर जो है वो 7 ब्रिक्स हैं, और हर ब्रिक्स का जो लेंथ है वो L है, और एक ब्रिक्स जो है वो दूसरे ब्रिक्स से L/10 डिस्टेंस जो है वो पीछे रखा गया है इस तरह से, फिर इसके बाद L/10 डिस्टेंस आगे रखा गया है। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम लोग को ब्रिक्स दिख रहा है, ब्रिक्स के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, पॉइंट के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ब्रिक्स दिख रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अगर आपको यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये समझो कि ये जो ब्रिक्स है, पहला वाला ब्रिक्स, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके सेंटर में, ठीक ना। कितने डिस्टेंस पर होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, L/2 डिस्टेंस पर होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर होगा, मगर ये डिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस दिया हुआ है L/10, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा L/2 और प्लस L/10 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक का जब डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा L/2 प्लस देखो L/10 प्लस L/10 प्लस 2L/10। इसी तरह से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो टोटल यहाँ से ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पर हो गया L/2 प्लस 3L/10। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना है। फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ पर ये हो जाएगा L/2 और प्लस ये कितना है 2L/10। ओके, इसको लिख नहीं रहा हूँ। फिर ये हो जाएगा L/2 प्लस L/10, और फिर ये हो जाएगा बिल्कुल L/2 डिस्टेंस, ठीक है। सभी का जो मास है वो m है,
ओके सभी ब्लॉक जो है, सभी ब्रिक्स का जो मास है वो m है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या कहता है m1x1। ओके पहला मास m है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना है l/2, चलो प्लस m2x2 मास तो सेम है, इसका x2 हो जाएगा l/2 प्लस l/10। थोड़ा सा लेंदी लिखाएगा ये, इसमें काफी दूर तक जाना है। प्लस m थर्ड के लिए लिखेंगे l/2 प्लस 2l/10 प्लस 4 के लिए लिखोगे m l/2 प्लस 3l/10 और लिखो m प्लस l/2 प्लस यहाँ तक आप पहुंच गए, यहाँ के लिए लिख रहे हो 2l/10 प्लस m l/2 प्लस यहाँ के लिए लिखोगे तो सिंपली l/10 इसमें ऐड कर दो। और फाइनली लास्ट ब्रिक, सेवंथ नंबर ऑफ ब्रिक्स m इंटू l/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास हो जाएगा 7m। ओके m कॉमन करके कैंसिल कर दो, तो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर आपको बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा l/2 बचेगा, प्लस वहाँ बचेगा l/2 प्लस l/10 प्लस यहाँ बचेगा l/2 प्लस 2l/10, यहाँ हो जाएगा l/2 एंड द रिमेनिंग इज 3l/10। फाइनली यहाँ के लिए लिख रहे हैं l/2 प्लस 2l/10, यहाँ l/2 प्लस l/2 प्लस l/2 प्लस l/10 फाइनली लास्ट हो गया l/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई m तो कैंसिल हो गया था, मगर नीचे बच जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर इजी कैलकुलेशन है, l/2 कितनी बार आया है। ओके सीधा इसको कर लो, l/2 1 2 3 4 5 6 7। ओके तो सब l/2 एक जगह लिख दोगे तो 7l/2 हो जाएगा, लाइक दिस 7l/2 प्लस 2l/10 कितनी बार आया है। ओके l/10 तो बहुत है, तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 3, 3 3 6 6 7 8 9, तो ये हो गया 9l/10 डिवाइडेड बाई 7, 44/70 और आंसर इसका हो गया 22/35 इज द आंसर, मीटर इज द आंसर। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 22/35 जो है उससे ओरिजिन से इतने दूरी पर है। ठीक ना, एक्स कोऑर्डिनेट। ये हो गया सॉल्व। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन, ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे ब्रिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 kg का मास है और 4 kg का मास है। ओके फिर क्या ये किया जा रहा है कि ये जो 2 kg का मास है इसको 8 मीटर जो है वो शिफ्ट करा दिया गया, 8 मीटर जो है वो शिफ्ट करा दिया गया लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है फाइंड आउट करो 4 kg मास को कितना शिफ्ट कराएं और कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट कराएं सच दैट सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट मतलब कहने का जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर रहना चाहिए, ठीक ना, विल नॉट डिस्प्लेस्ड। ओके डिस्प्लेस्ड नहीं होना चाहिए अपने पोजीशन से। फिर से क्वेश्चन समझो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी मैं बैक टू बैक 2-3 कराऊंगा और अलग अलग मेथड से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल सिस्टम है, 2 kg और 4 kg का मास है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है जो गिवन नहीं है। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि अगर मैं 2 kg मास को 4 मीटर जो है वो लेफ्ट के डायरेक्शन में डिस्प्लेस करूं तो 4 kg मास को कितना डिस्प्लेस करना पड़ेगा और कौन से डायरेक्शन में डिस्प्लेस करना पड़ेगा सच दैट सेंटर ऑफ मास जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो। ठीक ना, सेंटर ऑफ मास स्टार्टिंग में जिस जहां पर था वो वहीं पर रहना चाहिए। तो बताओ इस 4 kg को कितना डिस्प्लेस करें और कौन से डायरेक्शन में। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेसिक मेथड से, फिर सॉल्व करेंगे आप शॉर्टकट मेथड से, फिर सॉल्व करेंगे इसको एक और मेथड से जो शॉर्टकट का भी शॉर्टकट होगा। ठीक ना, स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने आपको 2 पार्टिकल सिस्टम में एक प्रॉपर्टी आपको बताया था, याद होगा आपको, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ओके सेंटर ऑफ मास के लिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट m1r1 और m2r2 का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। m1r1 इज इक्वल टू m2r2 कहने का मतलब कि मान लो सेंटर ऑफ मास जो है वो स्टार्टिंग में कहाँ पर था, यहाँ पर था सेंटर ऑफ मास। 2 kg से कितने डिस्टेंस पर था, r1 डिस्टेंस पर था। 4 kg से कितने डिस्टेंस पर था, r2 डिस्टेंस पर था। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है मास और पोजीशन वेक्टर या मास और डिस्टेंस का जो रेशियो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो सेम होता है। m1r1 इज इक्वल टू m2r2। ओके इसको मैंने एक एग्जांपल से भी आपको प्रूफ करा दिया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो m1 का वैल्यू 2 kg है, r1 पता नहीं है, m2 का वैल्यू 4 kg है और r2 फाइंड आउट भी करेंगे और पता भी नहीं है। इसको सॉल्व करने पर पता चल गया कि r1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ r2 है। इस इक्वेशन 1 मानो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो ये प्रॉपर्टी हो गया फिक्स। ठीक ना, ये मैंने जो लिखा है ना रिलेशन, ये बिफोर शिफ्टिंग है। अब आफ्टर शिफ्टिंग, ओके जब आप शिफ्ट कर दोगे उसके बाद भी ये रिलेशन तो सही रहेगा ना, आफ्टर शिफ्टिंग।
अब आप इसको कहाँ ले गए, यहाँ पर। अब 2 kg वाला जो मास है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो अब ये रिलेशन सही होगा, ये रिलेशन जो है सेंटर ऑफ मास पहले भी यहीं पर था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी भी यहीं पर रखना है। तो अब ये वाला जो मास है यहाँ पर है, और ये 4 kg के मास को आप मान लो कितना डिस्प्लेस कर दिया आपने, x डिस्टेंस इस तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, फिर से यही रिलेशन लिखते हैं, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। मास कितना है m1, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, तो 8 मीटर प्लस r1, ऐसे लिखोगे 8 प्लस r1 इज इक्वल टू m2 कितना है 4 kg। यहाँ पर m2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस r2, x प्लस r2, ओके। ये m1 जो है ना, m1 की जगह पर हम लोग लिख देते हैं इसका मास 2 है, ओके। ये 8 प्लस r1 इज इक्वल टू 4, और ये x प्लस r2, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो। 8 प्लस r1 की जगह क्या लिखोगे 2r2 इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पर है 2x प्लस r2, और सॉल्व करो। 8 2r2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2r2, 2r2 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, x का वैल्यू आया 4 मीटर। ये कह रहा है कि ये जो 4 kg का मास है इसको 4 मीटर डिस्प्लेस कर दो, 4 मीटर डिस्प्लेस कर दो, और आंसर जो है वो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मैंने सही लिया है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर नेगेटिव आ जाता तो मैं समझ जाता कि मैंने गलती कुछ किया है, मुझको राइट में नहीं लेफ्ट में डिस्प्लेस करना चाहिए था। तो क्योंकि आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब मैंने सही लिया है। आंसर हो गया 4 मीटर, प्लस का मतलब हो गया टुवर्ड राइट, 4 मीटर टुवर्ड राइट। ये फर्स्ट मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, बेसिक मेथड से। कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, ये प्रॉपर्टी, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये रिलेशन, ठीक। सेकंड मेथड ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप कि आप सिर्फ ये देखो कि आपको ने कितना डिस्प्लेस किया है, डिस्प्लेस पर सिर्फ सॉल्व कर सकते हो। 2 kg को कितना डिस्प्लेस किया 8, और 4 kg को कितना डिस्प्लेस किया x, ओके। तो सीधा लिखो ऐसे, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। यहाँ पर x1 और x2 क्या है, डिस्प्लेस्ड, जितना आपने डिस्प्लेस किया है मास को वो पार्ट है, ठीक ना। m1 आपका कितना है 2 kg, ओके, कितना डिस्प्लेस किया है 8 मीटर। m2 कितना है 4 kg, कितना डिस्प्लेस किया है x, हो गया सॉल्व। 4 से ये 2, x का वैल्यू कितना आया 4 मीटर, इज द आंसर, डायरेक्ट एक लाइन में, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 पार्टिकल मासेस हैं, 2 पॉइंट मासेस हैं 1 kg और 2 kg, लाइन ऑन द सेम लाइन, ठीक है, सेम लाइन पर लाई कर रहे हैं। इफ 2 kg मास इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर राइटवर्ड डायरेक्शन, ओके, देन व्हाट डिस्टेंस 1 kg मास शुड बी डिस्प्लेस्ड सच दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट 2 मीटर राइटवर्ड, ओके। मतलब ये 1 kg मास को कितना डिस्प्लेस किया जाए सच दैट सेंटर ऑफ मास जो है इस पूरे सिस्टम का वो 2 मीटर जो है वो आगे चला जाए, 2 मीटर टुवर्ड राइट चला जाए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो मुझको कोई भी आइडिया नहीं है कि 1 kg मास को कितना डिस्प्लेस करें और कौन से डायरेक्शन में। मैंने अपने मर्जी से मान लिया कि मैंने इसको जो है x मीटर जो है वो पीछे डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। अगर कुछ गलत होगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझको पीछे नहीं ले जाना था, आगे ले जाना था। तो जो भी आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोच लेंगे, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ एक सॉल्व करने के लिए अप्रोच ले लिया है, x मीटर टुवर्ड लेफ्ट, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके, फिर शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। बेसिक मेथड क्या कहते हैं कि पहले आप इसमें बिफोर शिफ्टिंग और आफ्टर शिफ्टिंग जो है वो रिजल्ट आप यूज करो, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2, ओके। तो पहले लिख रहे हैं बिफोर शिफ्टिंग, मैंने माना कि पहले में जो सेंटर ऑफ मास था ये यहाँ पर था, ओके, यहाँ पर था, कितने डिस्टेंस पर r1 डिस्टेंस पर, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर r2 डिस्टेंस पर, ठीक है। ये r1 और r2 हो गया। रिलेशन क्या कहता है, फॉर अ गिवन सेंटर ऑफ मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। पहले मास कितना है 1 kg, डिस्टेंस कितना है r1, सेकंड मास कितना है 2 kg, डिस्टेंस क्या है r2, रिलेशन बन गया r1 इज इक्वल टू 2r2 इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। आफ्टर शिफ्टिंग लिख रहा हूँ, ओके, आफ्टर शिफ्टिंग का इक्वेशन लिखेंगे, इसके बाद फिर से सेम इक्वेशन यूज करेंगे, मगर उससे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर आगे चला गया, मतलब पहले यहाँ था अब यहाँ पर आ गया सेंटर ऑफ मास। ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, 2 मीटर डिस्टेंस आगे आ गया, ठीक है। फिर से वही रिलेशन, मास इंटू डिस्टेंस, मास इंटू डिस्टेंस। अब देखो ये वाला मास कितना है 1 kg है, ठीक, यहाँ से लिख रहे हैं, मतलब 1 kg। अब यहाँ से लेकर नया वाला सेंटर ऑफ मास के पोजीशन के बीच का गैप हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ r1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये लिखोगे आप x प्लस r1 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 2, ओके। ये मास कहाँ पर है, यहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास नया वाला यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक
ये पता नहीं कितना है, मगर यहाँ से यहाँ तक R2 है, R2 में से अगर मैं 2 मीटर माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखेंगे 10, फिर यहाँ से यहाँ तक R2, फिर R2 में से ये 2 मीटर माइनस कर दूंगा तो मुझको मिल जाएगा ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये हो गया कंप्लीट। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस R1 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2R2 माइनस 4। और इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेते हैं। R1 की जगह लिखेंगे 2R2 प्लस 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 2R2 माइनस 4। 2R2 और 2R2 कैंसिल, x प्लस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 4 दैट इज 16, x इज इक्वल टू 14 मीटर। ओके, x इज इक्वल टू 14 मीटर इज द आंसर। ओके, तो 14 मीटर आया पॉजिटिव में, मतलब कितना डिस्प्लेस करना है, 1 kg मास को पीछे डिस्प्लेस कर देना है 14 मीटर। सही है, ठीक है, 14 मीटर पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब मैंने सही लिया था, लेफ्ट में ही जाना पड़ेगा आपको। अब देखो इसी को हम लोग एक शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये जो सेकंड मेथड है इसको पहले आप समझो, ये कोई ट्रिक नहीं है, कि कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि जब आपका फॉर्मूला XCOM का जो है फॉर्मूला क्या है, ये देखो M1x1 प्लस M2x2 प्लस अप टू इस तरह से कंटिन्यू करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस डैश 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 टोटल मास, इस तरह से, ठीक है। अगर मैं इसका जो है एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, या मैं कहूं कि मुझको इसका चेंज लिखना है, चेंज मतलब ये देखो, चेंज इन x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, x में चेंज लिखोगे डेल्टा x1 प्लस M2 में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब पोजीशन में चेंज लिख दिया डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास में कोई चेंज नहीं आएगा M1 प्लस M2, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, ठीक ना। अगर ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर ये वाला फॉर्मूला वैलिड है तो इससे रिलेटेड ये फॉर्मूला भी वैलिड है। ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, तो ये चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। अगर ये वैलिड है तो ये फॉर्मूला भी अपने आप वैलिड हो गया। इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को एक लाइन में बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो पोजीशन में कितना चेंज हुआ है, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कितना चेंज हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 मीटर जो है वो चेंज आया है। तो यहाँ पर डेल्टा XOM की जगह क्या लिखोगे, 2 लिख दोगे सीधा, क्या लिखोगे 2, ठीक, यहाँ आप क्या लिख दोगे 2। आगे बढ़ो, पहला मास आपका कितना है 1 kg, ये रहा 1 kg। इसको आपने कितना डिस्प्लेस किया, पहले ये यहाँ पर था, अब यहाँ पर था, यहाँ चला गया, तो आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया वो देख लो, कितना डिस्प्लेस किया आपने x, ठीक, प्लस सेकंड मास आपका कितना है 2 kg, इसको आपने कितना डिस्प्लेस किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मीटर जो है आपने इसको डिस्प्लेस किया, 10 मीटर, ओके 10 मीटर आपने इसको डिस्प्लेस किया। मगर यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख रहे हो, ये कोऑर्डिनेट होता है ना, x1 x2 ये सब कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर ये लेफ्ट में डिस्प्लेस हो रहा है और ये राइट में डिस्प्लेस हो रहा है, किसी एक को तो पॉजिटिव मानोगे आप, क्योंकि ये डायरेक्शन की बात हो रही है ना, ये पीछे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो किसी एक को आप नेगेटिव मान लो, ठीक ना, आपकी मर्जी किसी को भी मान सकते हो। चलो मैं ये पीछे जा रहा है तो इसको तो नेगेटिव ले लेते हैं, -x डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास हो जाएगा 2 + 1, ठीक ना, ये 2 + 1 यहाँ पर जाके 3 हो जाएगा, यहाँ पर -x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 20, ओके। तो यहाँ देखो 20 - 4 कितना हो गया, आप देख लो, आ गया ना, -x = -14 और x = 14 मीटर इज द आंसर डायरेक्ट। देख लो कितना है, 2 स्टेप में या एक ही स्टेप में कहो आप, ये लेंथी मेथड, ये शॉर्ट मेथड, ठीक है। इससे पहले जो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या इसमें वो वैलिड है या नहीं, क्या इस क्वेश्चन को उस मेथड से बनाया जा सकता है, थर्ड मेथड से, जो कहता है चेंज लिखने के लिए सिर्फ, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कोई चेंज हुआ ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन पर था वो उसी पोजीशन पर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये जो आप फॉर्मूला लिख रहे हो डेल्टा XCOM इज इक्वल टू M1 डेल्टा x1 प्लस M2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई टोटल मास M1 प्लस M2, अप्लाई करते हैं। सेंटर ऑफ मास में जो है वो कोई भी चेंज नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो डेल्टा x की जगह लिख दिया मैंने 0। पहला मास कितना है 2 kg, कितना डिस्प्लेस किया आपने पीछे इसको 8 मीटर, तो -8 लिख देते हैं क्योंकि पीछे आप जा रहे हो, ठीक है। प्लस M2 मास कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 है, कितना डिस्प्लेस किया आपने इसको x, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 2 + 4, 2 + 4 6, 6 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर हो जाएगा 16 = 4x, दिस मीन्स दैट x = 4 मीटर, आंसर। थर्ड मेथड से भी ये सॉल्व हो गया, ओके। जो मेथड आपको अच्छा लगा वो यूज करो, ओके। मैंने 3 मेथड से बता दिया क्वेश्चन को सॉल्व करके।